गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के क्वेटा में एक आर्मी ट्रेन को निशाना बनाकर भयानक बम धमाका किया गया है, जिसमें कम से कम 24 जवानों और आम नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को पाकिस्तान के आसान दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सेना के जवानों को ले जा रही एक ट्रेन में धमाका होने से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला प्रांतीय राजधानी क्वेटा में हुआ, जिसमें अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। अधिकारी ने एएफपी को बताया कि मरने वालों में सेना के जवान भी शामिल हैं। घटनास्थल से मिली तस्वीरों में ट्रेन का एक डिब्बा पूरी तरह से टूट फूट कर एक तरफ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि लोग मलबे पर चढ़कर जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे थे। कुछ लोग खून से लथपथ घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर पट्टी से उतरे डिब्बों से दूर ले जाते दिख रहे हैं, जबकि हथियारबंद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। चलती ट्रेन को कार ने फिल्मी अंदाज में फाटक के पास आकर मारी थी टक्कर। पाकिस्तान के क्वेटा में भयानक बम धमाका। समाचार एजेंसी एएफपी से अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन सेना के जवानों और उनके परिवार वालों को क्वेटा से देश के उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर ले जा रही थी। अधिकारी ने बताया कि जब यह ट्रेन क्वेटा में चमन फाटक के पास एक सिग्नल से गुजर रही थी, तभी बारूद से भरी एक कार ने ट्रेन के एक डिब्बे में टक्कर मार दी, जिससे जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके से ट्रेन की खिड़कियों के शीशे टूट गए और आसपास खड़ी गाड़ियां भी तबाह हो गई। एक अन्य अधिकारी ने एएफपी को बताया कि जवान ईद की छुट्टियां मनाने के लिए सफ़र कर रहे थे। ईद का त्यौहार मंगलवार से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान, जो क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और विकास के मामले में सबसे पिछड़ा प्रांत है, वो शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास जैसे अहम पैमानों पर देश के बाकी हिस्सों से काफ़ी पीछे है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए वर्षों से संघर्ष चल रहे हैं। कई फ्रीडम फाइटर संगठन हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान की सरकार से जंग लड़ रहे हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों पर पाकिस्तान की सेना ने भयानक जुल्म किए हैं, जिसके खिलाफ अब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ट्रेन के 2 डिब्बे बुरी तरह से तबाह। धमाका कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रेन के 2 डिब्बे पलट गए और उनमें आग लग गई। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में घटनास्थल से घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया फुटेज के अनुसार यह धमाका उस इलाके में हुआ जहां आमतौर पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। इस धमाके से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, वहां खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय अस्पतालों के डॉक्टरों ने बताया कि 50 से ज़्यादा घायल लोगों को इलाज के लिए लाया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर लोगों को निकालने और आपातकालीन कार्यों में मदद के लिए बचाव वाहन और एक राहत ट्रेन तुरंत रवाना की गई है। आइए हम बात करें नेपाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीयों से गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की अपील की थी। पीएम मोदी की अपील का भारतीयों पर क्या असर पड़ा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन नेपाल में जरूर इससे हलचल मच गई है। नेपाल की बालेन शाह सरकार भारतीयों को लुभाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू की है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सीमा पार खींचने के लिए अभियान शुरू किया है। पब्लिक डिप्लोमेसी रणनीति के तहत नेपाल अपनी पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की यात्राओं की योजना बना रहा है। नेपाल ने भारतीय ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, पॉडकास्ट करने वालों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को एक यात्रा पर आने के लिए न्योता भेजा है। नेपाली मीडिया आउटलेट काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से 30 मई तक नेपाल की परिचय यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख से एक हफ्ता पहले ही इस न्योते को भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। काठमांडू के 5 स्टार होटल और एयरलाइंस ने इस पहल को अपना समर्थन दिया है और चुने हुए भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को स्पेशल पैकेज दिया है। काठमांडू पोस्ट ने नई दिल्ली स्थित दूतावास के प्रभारी सुरेंद्र थापा के हवाले से बताया कि सिर्फ 3 दिनों में 200 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं और ये संख्या बढ़ रही है। उन्होंने 30 मई की आखिरी तारीख तक 1000 से ज़्यादा आवेदन की उम्मीद जताई है। ये हम बात करें ईरान की। ईरान में युद्ध के चलते दुनिया भर में छाया ऊर्जा संकट खत्म हो सकता है। अमेरिका ईरान में शांति समझौता होने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के फिर से खुलने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान ने रविवार को कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या 30 दिनों के भीतर युद्ध पूर्व के स्तर पर लौट आएगी। यानी 1 महीने में उसी तरह से समुद्री गलियारे से जहाज और तेल टैंकर गुजरने लगेंगे जैसे 28 फरवरी से पहले गुजर रहे थे। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने से पहले के स्तर तक 1 महीने में ठीक होने की उम्मीद है। 28 फरवरी को इसराइल अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। ईरान ने हमलों के लिए बाद इस समुद्री रूट से यातायात रोक दिया था। ईरान में युद्ध शुरू होने यानी 28 फरवरी से पहले हर दिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 125 से 140 जहाज गुजरते थे। ईरान की रोक और अमेरिकी नेवी की इस ओर से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ने इस रूट को तकरीबन बंद कर दिया था। इससे दुनिया के बड़े हिस्से, खासतौर से भारत और उसके पड़ोसी देशों को खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस नहीं मिल रहा था और उनको ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को संकेत दिया कि ईरान के साथ चल रही बातचीत में बड़ी सफलता मिल सकती है। उन्होंने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से अच्छी खबर आने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश ईरान के साथ समझौता करने के बहुत करीब है,
जिससे युद्ध खत्म होगा और हॉर्मुज जलसंधि फिर से खुल जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच 8 अप्रैल को अस्थायी सीजफायर हुआ था। इसके बाद से मध्यस्थ दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान दोनों देशों में मुख्य मध्यस्थ है। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और सरकार के मंत्रियों ने हालिया दिनों में लगातार ईरान की यात्राएं की है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्दी समझौते का ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने शनिवार को ईरान का दौरा किया। इस दौरे के बाद पाकिस्तानी सेना ने कहा कि समझौते पर अंतिम सहमति की दिशा में उत्साहजनक प्रगति हुई है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि असीम मुनीर ने तेहरान में वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के साथ होने वाले संभावित समझौता में सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति प्रमुख है। इसके तहत बातचीत के दौरान वाशिंगटन ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटा लेगा। ईरान ने अभी तक अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में किसी कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया है। ये बात करें भारत पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान में आने वाले समय में एक नई लड़ाई देखने को मिल सकती है। इसमें मुकाबला मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यानी UCAV के बीच होगा, जिन्हें लॉयल विंगमैन सहयोगी लड़ाकू विमान कहा जाता है। पाकिस्तानी फौज की नज़र तुर्की के बायरक्टार क्लेजिमा UCAV पर है। वहीं भारतीय सेना में बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट को कोलैबोरेटिव कम्बैट एयरक्राफ्ट पर चर्चा है। ये दिखाता है कि दोनों देश AI लड़ाकू ड्रोन और लॉयल विंगमैन सिस्टम को भविष्य की वायु शक्ति संरचना में निर्णायक उपकरण के तौर पर देख रहे हैं। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य ड्रोन तकनीक और स्वायत्त लड़ाकू विमान परिचालन सिद्धांत को बदल सकते हैं। सेंसर फ्यूजन और AI सक्षम मिशन अब ऐसे प्रभाव पैदा कर रहे हैं जिसके लिए बड़े बड़े मानवयुक्त बेड़े की आवश्यकता होती थी। दक्षिण एशिया में नया संघर्ष। बायरक्टर किजिलेमा और बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट से जुड़ी तीव्र गति से संकेत मिलता है कि दक्षिण एशिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI युद्ध के लिए अगली प्रमुख परिचालन प्रयोगशाला के रूप में उभर सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ जहीर अहमद सिद्दू की हालिया तुर्की यात्रा इसी विषय पर केंद्रित रही है। बायरक्टर किजिलेमा UCAV एक AI लड़ाकू ड्रोन की परिभाषा का विस्तार करता है। पहले की UCAV पीढ़ियों के विपरीत, जो मुख्य रूप से निगरानी मिशनों के लिए अनुकूलित थी, बायरक्टार किजिलेमा स्टेल्थ ड्रोन तेजी से एक AI सक्षम लड़ाकू मंच जैसा दिखता है। इसे विशेष रूप से विवादित हवाई क्षेत्र और मानव रहित अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। बायरक्टार किजिलेमा की AI कार्यक्षमता और MUMT आर्किटेक्चर का संयोजन इस विमान को स्वायत्त लड़ाकू विमानों की श्रेणी में रखता है। 500 समुद्री मील की अनुमानित कॉम्बैट रेडियस इससे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभियानों को समर्थन देने के लिए परिचालन पहुंच प्रदान करती है। इसकी रफ्तार मैक 0.9 की अधिकतम गति बायरक्टार किजिलेमा की धीमी गति वाली UAV सिस्टम से अलग करती है, जिन्हें पारंपरिक रूप से सहन शक्ति उन्मुख प्राथमिकताओं के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें करीब 1500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता टोई इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सटीक हमले जैसे अभियानों में लचीलापन देती है। भारत की MQ-28 घोस्ट बैट पर नज़र। भारतीय वायुसेना की बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट पर चर्चा भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा परामर्शों के दौरान सामने आई है, जिनका मुख्य फोकस भविष्य के सहयोगी लड़ाकू विमानों और ऑटोनोमस लड़ाकू विमानों की तकनीकों पर था। ये विमान F-35 और F/A-18 फाइटर बेड़े जैसे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन को प्राथमिकता देता है, जो पश्चिमी इकोसिस्टम को दिखाता है। इस विमान के मॉड्यूलर आर्किटेक्चर से मिशन की तेज़ी से अनुकूलित करना संभव हो जाता है, जिसमें खुफिया जानकारी जुटाना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सेंसर विशिष्ट आवश्यकता शामिल है। MQ-28 तुर्की की डिज़ाइन फिलॉसफी में जोड़ दी जाने वाली फाइटर शैली की गतिशीलता विशेषताओं के बजाय सहन शक्ति और मिशन को निरंतरता पर जोर देता है। किजिलेमा बनाम MQ-28। एक्सपर्ट का कहना है कि किजिलेमा बनाम MQ-28 घोस्ट बैट की प्रतिद्वंद्विता वैश्विक UCAV निर्यात बाजारों को आकार दे सकती है। ये खास तौर से दक्षिण एशिया में आगे बढ़ रही है। ये दोनों ऑटोनोमस लड़ाकू विमान प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धी सैन्य औद्योगिक इकोसिस्टम और भविष्य के निर्यात प्रभाव के प्रतीक बनते जा रहे हैं। AI आधारित युद्ध कला भविष्य की हिंद प्रशांत सुरक्षा गणनाओं के केंद्र में आती जा रही है। इससे किजिलेमा बनाम बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट की प्रतिद्वंद्विता इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण स्वायत्त लड़ाकू विमान प्रतिस्पर्धाओं में से एक बन सकती है। यह दक्षिण एशिया में AI युद्ध प्रतिस्पर्धा भविष्य के वायु शक्ति संतुलन को नया आकार दे सकती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.